students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series, and we will be revising the concept of the chapter through MCQs, right? Topic for this lecture is structure of atom. Let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. All right. So, in the previous two videos of the same chapter, that is the structure of atom, we have taken up the concept of shells, subshells, even orbitals, and the shapes of orbitals were also discussed. What is the total number of electrons possible in an orbital you have taken up, total number of electrons possible in a main shell, total number of electrons which can be accommodated in a subshell, all that we have taken up in the previous videos through the quantum numbers, right? Even the dual nature of matter was discussed, de Broglie concept and Heisenberg's uncertainty principle. All right. Now in this lecture, the main focus is on the electronic configuration. How do we write configuration of an atom? For example, you have to write for sodium or potassium or maybe for lithium or chromium. Atomic number can be 30, 40, 50, even it can be 97, 98. So, we have to arrange the electrons in various subshell. How to arrange? For that, three governing principles are the Aufbau's principle, Pauli's exclusion principle, and the Hund's rule of maximum multiplicity. All these principles will help you to write the correct configuration of an atom. Even it can be asked for an ion, जैसे कि आयरन का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं, बट Fe+2 का भी पूछ सकते हैं, Fe+3 का भी पूछ सकते हैं. तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है? +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं आयरन से, बट कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, कौन से सबशेल से रिमूव करने हैं? तो पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, फिर Fe+2 का, फिर Fe+3 का. इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चंस. आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन द गिवन एटम. ये पूछ सकते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड और सम आर अनपेयर्ड. आई मीन टू से कि अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक बोला जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, विच आर डायामैग्नेटिक. सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क with question number 1. The first question on the screen. The sub-energy level which can accommodate maximum number of electrons with parallel spin is. ऐसा कौन सा सब एनर्जी लेवल है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सके और वो भी पैरेलल स्पिन के. टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आपको सिर्फ पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है. तो देखो ऑप्शंस हैं 4p. 4p में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4p तो सबशेल है ना, तो हम इसके पहले ऑर्बिटल्स देख लेते हैं. तो किसी भी p सबशेल के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके नाम है px, py एंड pz. अगर 6s आता है तो बस एक ही ऑर्बिटल है. 6s को चाहे आप सबशेल बोलो चाहे ऑर्बिटल बोलो, इसके फर्दर पार्ट्स नहीं होते. 3d सबशेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं और 6p के 3 होते हैं. तो अगर हमें इनके नाम चाहिए तो वो हैं फॉर 4p ये बन जाएगा px, py एंड pz. 3 पार्ट्स ये बन जाएंगे. अभी हम ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे. 6s का तो फर्दर कोई भी पार्ट नहीं है. 6s इज 6s ओनली. 3d पे आते हैं. 3d के dxy बनेगा dyz, dzx, dx² टू y² और फिर dz² का स्पेस उधर कम है, लेफ्ट पे लिख देते हैं dz². राइट. तो ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए. फिर आता है 6p. 6p के अंदर फिर से वही x, y एंड z. p तो सबशेल कोई भी हो, 6p, 5p कोई भी हो, 3 पार्ट्स हैं px, py एंड pz. अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन. पैरेलल का मतलब है कि कोई भी पेयरिंग नहीं करेंगे हम, सब इलेक्ट्रॉन का सिंगल डायरेक्शन में आप एरो लिखोगे. तो पहला नंबर हमें दे रखा है 4p, फिर दे रखा है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 6s, सी ऑप्शन में दिया है 3d और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 6p. राइट.
तो ये सारे अरेंजमेंट्स हमें देखने हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, px में एक, py में एक और pz में एक, 3 ऑर्बिटल अभी अभी आपने देखे थे। 6s में एक ही ऑर्बिटल है, तो एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन का होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे किसी भी ऑर्बिटल में, बट वो दोनों के दोनों पैरेलल स्पिन के तो नहीं हो सकते। पैरेलल हुआ स्पिन तो फिर कुछ कुछ रूल्स फेल हो जाएंगे, एक स्पिन क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रखना है। तो 3D के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट द पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आर 5 एंड 6p के अंदर 3। आप ये d के लिए ड्रॉ भी कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5 हमने बना दिए ऑर्बिटल्स, और ये उनके 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर विद पैरेलल स्पिन। इसी तरह अगर आपको 6s में ड्रॉ करना है या 4p में करना है, सबके लिए हम काउंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 6s में बस एक ही आएगा, यहाँ पे 3 आएंगे। गॉट इट? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, हमारे पास क्या आंसर बनता है? 3D। और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना हो, टोटल तो वैसे पूछा नहीं जा रहा है, बट स्टिल टोटल अगर कभी पूछेंगे तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड 6s के अंदर 2 आएंगे, 3D के अंदर 10 आएंगे और 6p में 6 आएंगे। बट आपको आंसर पैरेलल स्पिन का करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल टू हैव सेम स्पिन इन पैरेलल, मतलब सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। सो सी ऑप्शन हमारा आंसर, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। Let's move to the next now, question number 2. The correct ground state electronic configuration of chromium atom is, we are given the option, सारी options में आर्गन दिया है पहले, और फिर एक ऑप्शन में तो क्रिप्टॉन भी दिया है, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो हम पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्रोमियम is 24। सो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 3p6 के बाद 4s पहले फिल होता है, फिर 3d फिल होता है, ये बात याद रखिए। तो ये मैंने टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट कर दिए, आप चेक करो। ये पहले वाले 18 थे, फिर ये 2 और 20, 20 + 4 24, बट दिस इज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्चुअल आंसर नहीं है। ये तो हमारे को यहाँ पे बी ऑप्शन में दे भी रखा है, बट ये आपका आंसर नहीं है। दिस वॉज एक्सपेक्टेड। होता क्या है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में, एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में चला जाता है, तो ये बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5. These are the total 18 electrons of argon. आर्गन के बाद 4s में 2 आने चाहिए थे, बट एक ही रखना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप होके 3d में चला गया। और 3d के अंदर क्यों चला गया है? क्योंकि ये d में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये हाफ फिल्ड सबशेल बन जाता है। हाफ फिल्ड सबशेल, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होते हैं ये। कौन कौन? हाफ फिल्ड एंड fully filled subshells. Half filled and fully filled subshells are extraordinary stable. क्यों? क्योंकि अगर हम 5 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेंगे डी में, तो उन सब का सेम डायरेक्शन में स्पिन होता है, तो उससे सिस्टम में सिमेट्री आती है। ये 5 ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए और 5 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन के कर दिए, तो मोर सिमेट्री एंड सेकेंडली मोर एक्सचेंज एनर्जी। ये 2 पॉइंट्स हैं, वन इज सिमेट्री, अदर इज एक्सचेंज एनर्जी। ड्यू टू मोर सिमेट्री, ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी, दे आर मोर स्टेबल, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि एक इलेक्ट्रॉन को 3d में ले जाना है। उसके बाद आप देखो कि डी ऑप्शन में भी डी ऑप्शन में 4d5 दिया है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन डी ऑप्शन में भी दिए हैं और ए ऑप्शन में भी दिए हैं। आपका आंसर ए है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 24 बनेगा। यहाँ पे तो क्रिप्टॉन दे दिया, क्रिप्टॉन गलत है, आर्गोन होता है 18, राइट? क्रिप्टॉन तो 36 है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं करना है, वो 24 ही रहेंगे। और हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए, विच विल हैव 3d5 एंड 4s1, राइट?
सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। 4s को फिल पहले किया जाता है और 3d को बाद में फिल किया जाता है। इवन दो 4s बाहर है, 4s फोर्थ ऑर्बिट का है, 3d थर्ड का है, बट 4s की फिलिंग पहले होती है। ये बातें याद रखनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द क्वांटम नंबर्स n equal to 3, L is equal to 1 and M is equal to 1 and S is also given plus half. They represent the unpaired electrons present in. देखो क्या क्या क्वांटम नंबर्स हैं। कहने का मतलब ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ऑप्शंस हैं सोडियम का या एल्यूमिनियम या फ्लोरीन और पोटेशियम। दीज आर दी ऑप्शंस। पहले क्वांटम नंबर्स को देखते हैं। ये 3 और ये 1 दिया है। 3 और 1 का मतलब ये 3p सबशेल हो गया, 3p सबशेल। अब फर्दर m भी +1 दे दिया और s दे दिया हाफ। हाफ मतलब कि क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है। हाफ इज इंडिकेटिंग क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो m+1 है या तो ये px है या ये py है। तो ये बातें याद रखनी है। क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस में l का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। l 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं। जब n 3 है तो l 3 नहीं होगा, 2 पे रुकना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंबल्स आएंगे SPD। अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, L इज इक्वल टू 1 दिया था ना। L1 का मतलब ये P सबशेल है। L इज 1 फॉर P सबशेल। गॉट इट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का बनेगा। अब हम लिख लेते हैं, उससे कंपेयर हो जाएगा। पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया सोडियम। सोडियम के अंदर तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6, ऐसा करने से 10 हो गए। सोडियम में तो 11 था, बट अब हमें 13 करना है। 2p6 के बाद 3s2 फिर 3p1। ये इलेक्ट्रॉन 3p1 लास्ट वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो क्वांटम नंबर्स दिए थे वो 3p सबशेल के थे। तो ये 3p सबशेल एल्यूमिनियम में। बाकी भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन देख लो। सी है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। 9 मीन्स 1s2 2s2 4 हो गया। 2p6 नहीं करना, बस 2p5। 2p5 करने से 9 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। अब ये 2p5 में अगर मुझे क्वांटम नंबर्स लिखने हैं तो फिर n3 नहीं आएगा ना, n विल बी 2। हमारे क्वेश्चन ने तो n वैल्यू 3 दिया है। n इज 2 एंड l इज 1। तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमारा आंसर एल्यूमिनियम बनेगा। डी में आपको पोटेशियम दे रखा है। एटॉमिक नंबर सबके याद होने चाहिए। Z इज 19। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 चेक करिए। अभी तक मैंने 18 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर दिए। एक और डालना है 4s1, तो ये बन गया 19। तो किसी के पास ये क्वांटम नंबर्स हैं जो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का निकालना था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is present in aluminium and with quantum numbers n equal to 3 and l is equal to 1। देखो ये 3p तो इसमें भी तो है ना, पोटेशियम में भी तो 3p है, बट 3p के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला है क्वेश्चन ने। यहाँ तो 3p6 है। 3p6 मीन्स फुली पेयर्ड। गॉट इट। सो आवर आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। Aluminium has the unpaired electron with these quantum numbers, जिसमें values आ रही हैं n3 l1 and m also +1। got it। let's move to the next question। the orbital with maximum number of possible orientations is। options are s p d and f। maximum number of possible orientations निकालना है। तो देखो एस ऑर्बिटल का तो एक ही पार्ट होता है, वन ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो एस हैज वन ऑर्बिटल और यू कैन से वन ओरिएंटेशन ओनली। या हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम सीधा शेप से शो कर देते हैं। एस आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। पी ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, एक पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। दिस इज px, दिस इज p। जो मॉलिकुलर एक्सिस पे है ना उसको z लेना है। जो मॉलिकुलर एक्सिस है वो ये है pz, दिस इज py, दिस इज px, राइट।
तो ये हमारे 3 ओरिएंटेशंस। डी के अंदर ये तो पी था, दिस वॉज फॉर पी, दिस इज फॉर एस। अब मुझे डी का बनाना है। डी सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स और यू कैन कॉल इट 5 ओरिएंटेशंस। कौन कौन से हैं वो? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 हैं। फिर आता है एफ। एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। वी कैन से इट हैज 7 ओरिएंटेशंस। आप कैसे निकालोगे? एम वैल्यू से। एम वैल्यू इंडिकेट्स ऑर्बिटल्स, सो एम वैल्यूज आर 2l + 1 टोटल एम वैल्यूज। अब कैसे कैलकुलेट होगा कि एफ में कितने? 7 मैंने लिखा ना, 7 कैसे आता है वो देखो। एल को हम लेते हैं 0 पे सिंबल एस, एल अगर 1 है तो सिंबल पी, 2 होगा तो डी, 3 होगा तो एफ। अब मुझे एफ के लिए कैलकुलेट करना है तो एल का वैल्यू हम ले लेंगे इक्वल टू 3। यहां से देख लो, व्हेन एफ इज द सबशेल देन यू हैव L इज इक्वल टू 3। अब मैंने L को 3 पुट कर देना है। 2l + 1 में 3 पुट किया तो ये आ रहा है 7। देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन F सबशेल। F सबशेल के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और D सबशेल में, D सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स एंड P था, जो P भी ऑप्शन में था, P सबशेल हैज 3 कैसे आया? 2l + 1 करेंगे, 2 × 1 + 1 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 2l + 1 करोगे तो 5 कैसे आता है? क्योंकि D के लिए L वैल्यू 2 होती है तो 5 आ रहा है वहां। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स और S में तो 1 ही आता है। S में भी हम कर सकते हैं 2l + 1। हर बारी 2l + 1 से आप टोटल m वैल्यूज निकालोगे तो 1 ऑर्बिटल आएगा, 1 ओरिएंटेशन और 1 ऑर्बिटल। गॉट इट? सो एक्चुअली m वैल्यू ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करती है। तो क्वेश्चन था विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस। हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी। सबके आपने मेंशन भी कर दिए हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हम हाईलाइट करें अगर तो D में 5 है, ये देख लो, D के 5, F के 7 और P के तो 3 हैं, PX, PY एंड PZ। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now n and l values are given. N and l values for an orbital A are given 3 and 2. उसके बाद another orbital B has 5 and 0. एनर्जी निकालना है। एनर्जी ऑफ B is more than A और A is more than B और both have same energy, ये बताना है। देखो पहले हम लिखेंगे ऑर्बिटल A। ऑर्बिटल A में n is 3 and l is 2। ठीक है, तो इनका सिंबल बनेगा 3D। 3D ऑर्बिटल है ये, जो भी जिसका नाम इन्होंने A दिया ये 3D है। उसके बाद एक और ऑर्बिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसका नाम है B। उसकी भी n and l वैल्यूज गिवन है 5 and 0। दिस इज 5 एंड दिस इज 0, तो l 0 तो मतलब s हुआ, सो ये बना 5s। अब आपके पास एक बारी तो 3D ऑर्बिटल दे रखा है, एक बारी 5s ऑर्बिटल दे रखा है। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हमें गिवन है और हमें क्या करना है? एनर्जी किसका ज्यादा है ये बताना है। एनर्जी के लिए सीक्वेंस 1s इज लेस इन एनर्जी देन 2s, देन 2p, 3s लेस देन 3p, लेस देन 4s, लेस देन 3d, फिर 4p। इस तरीके से सीक्वेंस आगे आगे चलता है। तो 5s तो बाद में आएगा, 3d पहले आएगा। तो n + l वैल्यू से देखो एनर्जी इज डिसाइडेड बाय, ये जो मैंने सीक्वेंस दिया ये कैसे डिसाइड होता है? ये n + l वैल्यू से सीक्वेंस डिसाइड होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3d और 5s दो आ रहे हैं ना। 3d का 3 + 2 n + l वैल्यू 5 और यहाँ पे 5 + 0 ये भी 5। अब दोनों में n + l वैल्यू सेम आ गया। तो क्या रूल होता है? इसको बोहर-ब्यूरी रूल कहते हैं। बोहर-ब्यूरी रूल बोला जाता है इफ n + l वैल्यू इज सेम,
अगर ये वैल्यू सेम है देन द ऑर्बिटल और द सबशेल with lower n value has less energy. जिसका n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है। तो अब हमारे क्वेश्चन में फिर क्या आंसर बनता है कि एनर्जी ऑफ A इज मोर और एनर्जी ऑफ B इज मोर। B इज मोर, एनर्जी B का ज्यादा है। B है 3, B है ये 5s, यहां मेंशन कर लेते हैं ना, ये B है 5s और A क्या है 3D। तो 5s का एनर्जी ज्यादा है, 3D में एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि 3D के अंदर n वैल्यू 3 है, n वैल्यू छोटी है। सो एनर्जी ऑप्शंस आर एनर्जी ऑफ B इज मोर और एनर्जी ऑफ A इज मोर। आंसर आ रहा है एनर्जी ऑफ B इज मोर देन A। ए ऑप्शन आपका आंसर। B था 5s और A था 3D। तो बोहर-ब्यूरी रूल के बेसिस पे एडजस्ट करके आपने अरेंज करना है। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कभी n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए जैसे कि हमारे क्वेश्चन में सेम हो रही है, देन द सबशेल विद लोअर n वैल्यू विल हैव लोअर एनर्जी, सबशेल विद हायर n वैल्यू विल हैव हायर एनर्जी। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ए d इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से दिया जाता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए रिलेशन होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अब एल वैल्यू चाहिए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। फॉर डी सबशेल एल इज इक्वल टू 2। क्या हमें याद है कि जब L 0 होता है तो S होता है 1 पे P, 2 पे D और 3 पे F, सो L इज 2। अब हम पुट करेंगे अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये बन गया अंडर रूट 6 H अपॉन 2 पाई। ये क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटम फॉर अ डी सबशेल। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर अ डी सबशेल। तो आंसर आ रहा है रूट 6 H अपॉन 2 पाई, हेंस ए ऑप्शन इज द आंसर। रूट 6 भी दे रखा है, रूट 2 भी दे रखा है, फिर अगले में तो रूट दिया ही नहीं है, सो आपका ये आंसर, बी केयरफुल, H अपॉन 2 पाई रूट से बाहर है। हमारा जो रिलेशन होता है उसमें H अपॉन 2 पाई रूट के अंदर नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना है। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन था बट फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे। कभी किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो होता है H अपॉन 2 पाई। ये देखो, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ शेल, एंगुलर मोमेंटम फॉर अ शेल और ऑर्बिट एक ही बात है, शेल कह दो या ऑर्बिट कह दो, तो उसके लिए आप यूज करते हो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है कि हमें ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है या ऑर्बिट का। एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सबशेल और फॉर एन ऑर्बिटल, इट इज गिवन बाय द रिलेशन अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 एंड देन H अपॉन 2 पाई आउटसाइड द रूट। दो रिलेशंस में कब किसको यूज करना है उस चीज को केयरफुली याद रखिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन इज रिटन एज, क्या दिया है? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 और फिर 2p में 4। इट वुड वायोलेट हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और बोथ हुंड्स एज वेल एज पॉलीज। पॉलीज प्रिंसिपल क्या था? पॉलीज प्रिंसिपल था कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एडजस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात याद होना चाहिए, तभी कंपेयर करेंगे ना कि कौन कौन सा रूल फेल हो रहा है, यहाँ पे कौन सा वायोलेट हो रहा है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि no two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers same, all the 4 quantum numbers same।
कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसका मीनिंग क्या निकलता है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकलता है इन एन ऑर्बिटल, ये भी प्रिंसिपल है पॉलिस का, चाहे आप क्वांटम नंबर की टर्म में स्टेटमेंट दे दो, चाहे आप ये बोल दो इन एन ऑर्बिटल ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, let me write clearly, can be adjusted with anti-parallel spin. Only two electrons can be adjusted with anti-parallel spin. ठीक है, तो ये आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये याद होना चाहिए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में मुझे हाईलाइट करना है, एक मिनट, ये हमें स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन देखो, हर किसी में दो दो है, 1s में भी दो, 2s में दो, 2px में दो, 2py में दो, तो पॉलिस रूल तो यहाँ फेल नहीं हो रहा है। बट हुन्स रूल क्या है, हुन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट। हुन्स रूल में स्टेटमेंट ये होती है कि पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। No pairing of electron takes place. No pairing of electrons takes place in the subshell in the degenerate orbitals। लिखेंगे तो easy रहेगा समझना, in the degenerate orbitals of a subshell, in the degenerate orbitals of a subshell, until and unless all of them are singly occupied। जब तक सबको सिंगली ऑक्यूपाई नहीं किया तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती, ये रूल है। इसी से स्टेबिलिटी आती है, सबके अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं तो ये D4, अभी तो मैंने D3 बनाया, लेट से मुझे अब D4 बनाना है। D4 के लिए अरेंजमेंट का तरीका क्या है, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, D3 बना लिया, अब 4th इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा। तो ये DX में P था ना, ये हमने 3 बनाए हैं तो P है ये। वैसे ये D पे भी एप्लीकेबल है, ये F पे भी एप्लीकेबल है, बट हमने डायग्राम में 3 बनाए तो P सिंबल होगा। सो PX में 2, PY में 1 और PZ में भी 1। ठीक है, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। D3 नहीं लिखना चाहिए था मुझे, P3 लिखना चाहिए था, P3 और हमने P4 बनाए हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में तो P के अंदर 2 X को दे दिए, 2 Y को दे दिए, जो कि गलत है, और Z को खाली छोड़ा हुआ है, दैट इज रॉन्ग। सो हुन्स रूल इज गेटिंग वायोलेटेड हेयर। हुन्स रूल में ये था कि पेयरिंग बाद में करो, पहले सबको एक एक दो, सबको एक एक दो। तो P4 के लिए आपको पहले सब में एक एक डालने के बाद पेयरिंग करनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि PX में 2 डाल दिए, PY में 2 डाल दिए, 4 तो हो गए, पर PZ को 1 भी नहीं दिया। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। ये यहाँ पे हुन्स रूल फेल हो रहा है। गॉट इट? तो आपका आंसर है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो वायोलेट नहीं हो रहा, बट हुन्स रूल वायोलेट हो रहा है। सो ए ऑप्शन आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2pz is greater than 2px, less than 2px, equal to 2s और same as that of 2py and 2px। देखो 2px, 2py and 2pz, ये 3 ऑर्बिटल सेम शेल के हैं। दे बिलोंग टू सेम सबशेल। एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब दे हैव सेम एनर्जी, उनका एनर्जी अलग अलग नहीं होता। जो एनर्जी 2px का है वही 2py का है और वही 2pz का है। एनर्जी की टर्म्स में ये सेम होते हैं, इनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है। 2px x एक्सिस में पॉइंट करेगा, 2py y में और 2pz z में, बट एनर्जी वाइज डिफरेंस नहीं है। सो क्वेश्चन ने एनर्जी ही तो पूछा था ना, एनर्जी के लिए आंसर आएगा इट विल बी सेम एज दैट ऑफ 2px एंड 2py। हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
A 3p orbital has 2 spherical nodes, 2 non-spherical nodes, 1 spherical and 1 non-spherical, 1 spherical and 2 non-spherical. देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. नोड्स इन दी ऑर्बिटल्स, नोड्स बतानी है. ठीक है, तो दो तरह की नोड्स होती हैं, एक होती है स्फेरिकल नोड और एक होती है प्लेनर नोड. उस प्लेनर नोड को नॉन स्फेरिकल भी कहते हैं. स्फेरिकल नोड के लिए रिलेशन होता है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन. तो हमारे को 3p दिया है ना, 3p के लिए n वैल्यू 3, p होगा तो l इज 1. तो हमारा आंसर आ रहा है कि 3p के अंदर एक स्फेरिकल नोड आ गई. उसके बाद हम देखेंगे अब नॉन स्फेरिकल. नॉन स्फेरिकल जो नोड है उसको प्लेनर नोड भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेनर नोड. इसके लिए रिलेशन होता है दी एल वैल्यू. एल वैल्यू सबशेल का, हमारे पास क्वेश्चन में 3p सबशेल है, सो 3p में एल वैल्यू इज 1. आई मीन टू से 3p सबशेल के अंदर 3p हैज 1 प्लेनर एंड 1 स्फेरिकल नोड. और जो प्लेनर है उसी को तो नॉन स्फेरिकल कहते हैं. 1 प्लेनर एंड 1 स्फेरिकल नोड. एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनता है सी ऑप्शन. स्फेरिकल नोड का नाम रेडियल नोड भी होता है, ये भी याद रखना है. अनदर नेम फॉर स्फेरिकल नोड इज रेडियल नोड. और नॉन स्फेरिकल के तो दो नाम आपको दे रखे हैं, एक प्लेनर और इसको इवन नोडल प्लेन भी कहते हैं. प्लेनर नोड के साथ साथ इसका एक और नाम नोडल प्लेन भी होता है. ये भी हमें पता होना चाहिए. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कह दिया जाता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, तो वो रिलेशन क्या लगेगा, रिलेशन वही लगना है, एल वैल्यू को देखना है बस, एल वैल्यू. और यहाँ पे रिलेशन है n माइनस एल माइनस वन. गॉट इट. सो आंसर इज ऑप्शन सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 10. The number of radial nodes of 3s and 2p orbitals are. चेक करते हैं. अब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है 3s में और 2p में. हमने अभी अभी बात करी स्फेरिकल नोड को ही रेडियल नोड कहते हैं. तो रेडियल नोड के लिए क्या रिलेशन होता है, n माइनस एल माइनस वन, 3 माइनस 0 माइनस 1, ये तो आ गया 2. अब आता है 2p. 2p में भी सेम रिलेशन लगेगा फॉर रेडियल नोड. इट इज n माइनस एल माइनस वन and you will have 2 minus 1 minus 1, you will have 0. एक के अंदर आंसर आ गया 2 और एक में आंसर आ रहा है 0. तो आपके पास ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शंस में 2 and 0 is given in A option. Correct answer is option A. These are the radial nodes for 3s as well as for 2p. Keep in mind L values are, if L is 0 then symbol is S, if L is 1 symbol is P, L is 2 then D, if L is 3 it is F. These are the symbols, right? Important है, जब जब ऑर्बिटल दिया है उसमें नोड्स कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना आना चाहिए. Now next very very important question. The magnetic moment of X n, कुछ आयोन दिया है, x के ऊपर n प्लस चार्ज है, एटॉमिक नंबर है 26, मैग्नेटिक मोमेंट है √24 बोहर मैग्नेट्रॉन. हेंस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू कैलकुलेट एंड द वैल्यू ऑफ n वी हैव टू कैलकुलेट. देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिलेशन होता है रूट n into n plus 2. this is the relation for magnetic moment. म्यू क्या चीज है, मैग्नेटिक मोमेंट. यहां पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये रिलेशन हमें पहले पता होगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे. सो हमारे को √24 वैल्यू दिया है, ये बोहर मैग्नेट्रॉन इसके यूनिट है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू. क्या हम यहां से n निकाल सकते हैं, इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर लो ताकि n निकले और n का वैल्यू 4 आ जाएगा. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो n वैल्यू विल बी 4, राइट. अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आ गए बट हमें चार्ज भी तो कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ n भी तो निकालना है.
कि ये जो आयन है, ये जो आयन X है उसके ऊपर N प्लस जो चार्ज है N का वैल्यू चाहिए। एटॉमिक नंबर इज गिवन टू अस 26। 26 पे Fe होता है। अगर समझ लो ये नहीं भी पता कि 26 किसका नंबर है, Fe का या किसी और का, तो आप सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आप 26 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। ये मैंने बना दिए 26 इलेक्ट्रॉन। आप काउंट भी कर सकते हो। ये देखो पहले 10 हो गए एंड ये 18, 10 प्लस 8 18 और फिर ये 2 20, 20 प्लस 6 26। अब आयन चाहिए ना, ये तो मैंने 26 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट किए, ये X है, मुझे X नहीं चाहिए, मुझे X के ऊपर प्लस N चाहिए। मतलब कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करें ताकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये बात याद रखनी है कि 4s का इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होता है। 4s वैलेंस शेल है, हमेशा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव किया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे, पर 3d के नहीं, 4s को मैंने 0 कर दिया, 3d का 6 ही रहेंगे। 3d6 कैसे अरेंज होगा, d6 के लिए आप 5 के 5 d ऑर्बिटल्स बनाओ और 1 2 3 4 5 हुंस रूल को फॉलो करते हुए पहले 5 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर दिए। 6th इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेंगे। कैन आई से देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 unpaired electrons are present in X, therefore ये जो X एटम था उसके ऊपर +2 चार्ज है ना, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं। X को Xn प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 4s सबशेल। इसका मतलब आपका जो X है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है +2। तो हमारा आंसर आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4 एंड चार्ज इज +2। गॉट इट। सो आपका आंसर ऑप्शन ए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द मेटल एटम। मेटल का सिंबल X था, फिर मेटल X से X+2 बन गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम ए D7 कॉन्फ़िगरेशन। D7 जब अरेंजमेंट होगा तो स्पिन कितनी होगी, इट विल बी 1 और 2 और 5/2 और 3/2। तो D7 बना देंगे हम। D7 के लिए आप 5 ऑर्बिटल्स ले लो। 5 ऑर्बिटल्स बनाए गए और फिर इलेक्ट्रॉन हम 7 अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 को बनाने के बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ये 6th इलेक्ट्रॉन और ये 7th इलेक्ट्रॉन। तो जहां पेयरिंग होती है स्पिन कैंसिल हो जाती है, हाफ और -हाफ कैंसिल हो गए, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो कैंसिल नहीं होती ना। सो 3 into हाफ, टोटल स्पिन इज 3/2। टोटल स्पिन यहां इस अरेंजमेंट में 3/2 आ रही है। इट मींस आपका आंसर है ऑप्शन डी, 3/2 इज कमिंग। D7 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर D6 होता तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अकॉर्डिंगली हुंस रूल को फॉलो करते हुए अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को, पहले हाफ फिल्ड बनाओ सबको, उसके बाद हम पेयरिंग पे आएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्बिटल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। आपको ऑप्शंस दिए हैं 5D 6s 6p 4f। न्यूक्लियस के पास कौन सा है ये देखना है। Keep in mind the orbital with lower n value. Orbital with lower n value is closer to the nucleus. जब आप एनर्जी की बात करोगे तो फिर आप N+L रूल देखते हो, किसका एनर्जी कम है किसका ज्यादा है, N+L रूल से डिसाइड होता है। यहां ये बोला है कि न्यूक्लियस के क्लोजर कौन है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस कौन है। तो ऑब्वियसली 5D तो 5th शेल का पार्ट है, 6s 6th ऑर्बिट का पार्ट है, 6p भी 6th ऑर्बिट है। ये है ना 5D, इट बिलोंग्स टू 5th ऑर्बिट एंड 6s जो है इट बिलोंग्स टू 6th ऑर्बिट।
देन यू हैव 6p, जो 6p है इट बिलोंग्स टू 6th ऑर्बिट। फिर आया 4f, 4f बिलोंग्स टू 4th ऑर्बिट। तो 4th ऑर्बिट वाला जो होगा वो दैट इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सो एनर्जी की टर्म्स में आंसर नहीं करना, एनर्जी के लिए n+l वैल्यू देखते हैं, बट यहाँ क्लोजर टू द न्यूक्लियस बोला है, आंसर है ऑप्शन डी। अगर एनर्जी बोले फिर 4f आंसर नहीं होगा, फिर तो हम n+l वैल्यू से चेक करेंगे, राइट। बोहर ब्यूरी रूल आपको 2 बताए, n+l वैल्यू अगर लो है तो एनर्जी लो है, बट अगर n+l वैल्यू कभी सेम हो जाए फिर बोहर ब्यूरी फर्स्ट रूल फेल हो जाता है, फिर हम बोहर ब्यूरी के सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल ये था, द वन विद लोअर n वैल्यू हैज लोअर एनर्जी, राइट। सो यहां था नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 3s1 it shows the ground state of fluorine or excited state of fluorine, excited state of neon और excited state of O negative ion। देखो पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p5 एंड 3s1। टोटल आप काउंट करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, बट 10 इलेक्ट्रॉन का अगर रेगुलर अरेंजमेंट बनाना हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि 2p में 5 रहेंगे, 2p में फिर 6 आ जाएंगे ना, तब जाके 10 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट कर रहे हैं कि नियॉन एटम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर नियॉन का Z होता है, राइट। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, Z वैल्यू 10 होती है। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन अगर एडजस्ट करने हैं तो 2p में 6 आएगा, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। हमारे क्वेश्चन में 2p का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 3s में डाल दिया गया है। इट मीन्स दिस इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ excited state of neon। so can it be written as, एक इलेक्ट्रॉन मुझे अगर एक्साइट करके नेक्स्ट में लेके जाना है तो 2p के बाद अगला सबशेल कौन सा है, 3s, तो 3s1, 2p5 एंड 3s1। इस तरीके से ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन एटम इज शोन हेयर इन ऑप्शन सी। ए ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है, फ्लोरीन आंसर देखो ए में लिखा है ना फ्लोरीन। अगर हमें फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो 9 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने, 1s2 2s2 2p5 बस। तो ये हमारे यहाँ तो 2p5 के बाद 3s में भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये तो गलत हो गया। एक्साइटेड स्टेट में भी फिर अगर लेके जाना है फ्लोरीन को तो भी आपको इसका 2p5 फर्दर लेके जाना पड़ेगा। अगर मुझे ये ग्राउंड स्टेट लिखा, मुझे अगर एक्साइटेड स्टेट लिखना है फॉर फ्लोरीन तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p4 और फिर 2p के बाद 3s आता है, तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी, क्योंकि नियॉन एटम है ये। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी तो बात है ना, अगर फ्लोरीन करेंगे तो 9 बनेंगे टोटल, नियॉन में टोटल 10 है और हमारे क्वेश्चन में 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। इस तरीके से आप देखते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले देखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट। The number of waves that can be made by an electron moving in an orbit with maximum magnetic quantum number +3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m होता है, उसका सिंबल m होता है, उसकी वैल्यू +3 दी है। तो ऐसा जो ऑर्बिट है जिसका m वैल्यू 3 है, वो कितनी वेव्स बनाता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ड्यूल नेचर में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है और वेव भी है, वेव की तरह बिहेव करता है। अब देखो L वैल्यू चाहिए और L वैल्यू तो M पे डिपेंड करती है। L की वैल्यूज आप +3 ही लेके आ गए, कैसे, क्योंकि M वैल्यूज डिपेंड अपॉन L वैल्यू। अगर L 3 है तभी तो m होता है -3 -2 -1 0 1 2 एंड देन 3। तो क्वेश्चन ने कहा है ना मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, मतलब 4 तक नहीं जाना, मैक्सिमम 3 है अगर m, तो फिर l भी 3 होगा। l अगर 3 है तो अब n चाहिए, n निकालना है। n वैल्यूज 1 n 4 बनेगा, क्योंकि जो l वैल्यूज हैं, l वैल्यूज विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1। L अगर 3 है, इट मीन्स दैट L के 3 होने से मीनिंग क्या निकलता है कि n 4 है।
क्योंकि n एंड l आर नेवर इक्वल। तो अब हमें क्वेश्चन ने m दिया था, हमने स्टेप बाय स्टेप मूव करते करते m इक्वल टू +3 से ये कंक्लूजन निकाल दिया कि n इज 4। अगर m का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, इट मींस n का मैक्सिमम वैल्यू हुआ 4। तो अब फोर्थ ऑर्बिट है ये। नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू द n वैल्यू। ये बात याद रखनी है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स बनाता है वो है इक्वल टू इट्स n वैल्यू। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट है ना हमारे क्वेश्चन में, देयरफॉर फोर्थ ऑर्बिट ऐसे लिखते हैं, इन फोर्थ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल मेक 4 वेव्स। 4 वेव्स का मतलब है 4 क्रेस्ट और 4 ट्रफ एडजस्ट होंगे फोर्थ ऑर्बिट के अंदर। सो योर आंसर इज 4। 4 का मतलब ए ऑप्शन। क्वेश्चन ने बोला था नंबर ऑफ वेव्स निकालो इन एन इलेक्ट्रॉन विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +3। अगर वो 3 है तो 4 वेव्स बनेगी, क्योंकि m अगर 3 है तो ये फोर्थ ऑर्बिट है। हमने m से l निकाला, l से n निकाला, और n जब पता चल जाए तो आप नंबर ऑफ वेव्स निकाल सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। एन आयन Mn मैंगनीज है, ऊपर चार्ज है +A। इट हैज मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट का सिंबल म्यू होता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होती है, एंड इट इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन। गॉट इट? तो अब अगर ये 4.9 है, यहां से क्या हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं? n वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करने पे 4 आ जाएगी। इट मीन्स देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस मेटल आयन। हमें चार्ज निकालना है। मैंगनीज हमारे पास सिंबल है Mn ना। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, और उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिट करने। किस तरीके से होंगे? Mn कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले आर्गन लिख लो, आर्गन के बाद 4s2 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का। 4s को पहले फिल करते हैं, फिर 3d को फिल करते हैं। अब इसमें कितना चार्ज होगा? ये चार्ज का सिंबल है, क्वेश्चन ने दिया A+। यहां से चेक करो, चार्ज का सिंबल A+। A का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही रहें? 4 अनपेयर्ड रखने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s के निकलेंगे, फिर 3d का 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो ताकि 4 बच जाएं। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दिया। D4 कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन फिट कर दिए, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब आए? जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। यहां से यहां आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ये बात याद रखनी है कि हमेशा 4s का इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होगा, क्योंकि 4s वैलेंस शेल है, 3d अंदर है, 4s बाहर है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करे हैं। इट मींस ये मैंगनीज के ऊपर +3 चार्ज था। मैंगनीज +3 हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखो कि अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू पता हो, जो कि एक्सपेरिमेंट से पता चल जाती है, तो आप मेटल के ऊपर कितना चार्ज है वो कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक मूवमेंट के यूनिट्स होते हैं बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये रिलेशन होता है। यहां से हमने n का वैल्यू निकाला 4। जब n 4 है तो हमने क्या किया? मेटल का चार्ज कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट? सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए थे 4, बट मेटल पे चार्ज है 3। एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए। चार्ज कैलकुलेट करना था। Let's move to the next question now. Question number 17. The following electronic transitions occur when lithium atoms are sprayed into a hot flame. लिथियम को अगर स्प्रे कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा डिपेंडिंग अपॉन दी एनर्जी गेन्ड। कहां से कहां जंप कर रहा है देखो। वेरियस स्टेप्स आर 2s से वो गया 2p में, फिर 3d में, फिर 3p, फिर 4s। ये ट्रांजिशंस के नाम रख दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5।
विच ऑफ द ट्रांजिशंस वुड रिजल्ट इन एमिशन ऑफ लाइट, इनमें से कौन सी ट्रांजिशन में से लाइट बाहर आएगी। एमिशन ऑफ लाइट देखना, देखो अगर तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी जंप करेगा तो गेन ऑफ एनर्जी होगा। लो एनर्जी का ऑर्बिटल है 2s, 2p हाई एनर्जी का है, समझ लो ये जंप है। ये जंप में 2p का एनर्जी हाई है ना 2s से, तो एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तभी 2s से 2p में पहुंचेगा। ये ट्रांजिशन नंबर 1 था हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम पहले अरेंजमेंट देखते हैं सब शेल्स का। 1s की एनर्जी कम है, ये एनर्जी सीक्वेंस है। फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। 1s हैज लेस देन 2s, देन 2p, 3s, देन 3p, देन 4s, 3d, 4p, इस तरीके से एनर्जी होती है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन तो हमने डिस्कस कर ली, सेकंड को डिस्कस करें अगर तो 2p से 3d, तो ये है ब्लू कलर से मैं लिख रही हूं 2p से 3d जंप होना है यहां से यहां। तो ऑब्वियसली आप एक लोअर लेवल से हायर लेवल जा रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। हमें आंसर करना है एनर्जी एमिट कब होती है, बाहर कब निकलेगी। आगे नंबर 2 तो एब्जॉर्ब कर रहा है, 1 ने भी एब्जॉर्ब किया था। नंबर 3 की ट्रांजिशन क्या है, थर्ड नंबर पे है 3d से 3p। ये देखो 3d का एनर्जी हाई है, 3p का तो लो है। एज अ रिजल्ट अगर हम डायग्राम बना दें इस तरीके से, ये है 1s, ये है 2s, 2p का तो एनर्जी और भी ऊपर, 1s 2s 2p सब बन गए। फिर आता है 3s, 3s के बाद आएगा 3p विच इज हायर इन एनर्जी, 3p, ये है 2p, 1s 2s एंड 3s। ठीक है, 3p के बाद 3d नहीं बनाना, एनर्जी में पहले 4s आता है, 4s के बाद 3d आता है। 3d की एनर्जी हाई होती है 4s के कंपैरिजन में। अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ने नंबर 1 दिया 2s से 2p। ये देखो 2s से 2p जब जंप होगा तो इस ट्रांजिशन का नाम 1 है, तो लोअर टू हायर जंप हो रहा है ना, तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। नंबर 2 ट्रांजिशन है 2p से 3d। ये 2p से 3d जंप करना है तो फिर से एनर्जी गेन करनी पड़ेगी क्योंकि लोअर से हायर जा रहे हैं। अब है 3d से 3p। 3d से जब 3p आएगा, ये है 3d टू 3d, इसका नाम 3 है, तो यहां पे तो एनर्जी लूज होती है ना, क्योंकि हायर टू लोअर आना है तो एनर्जी विल बी लॉस्ट, एनर्जी विल बी एमिटेड आउट, इसका नाम 3 दिया है क्वेश्चन ने। और फोर्थ ट्रांजिशन है 3p से 4s। क्वेश्चन में चेक कर लो 3p से 4s, दिस इज 3p और 3p से 4s जाना है तो लोअर टू हायर जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिर कौन सा है नंबर 5, 4s से 3p, दिस इज 4s एंड 4s से 3p में आना है, इसका नाम क्वेश्चन ने नंबर 5 दे रखा है। सो या जब भी हम हायर से लोअर आते हैं तो एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। देयरफॉर इन थर्ड एंड फिफ्थ ट्रांजिशन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो थर्ड और फिफ्थ ट्रांजिशन है, इन थर्ड एंड फिफ्थ ट्रांजिशन एनर्जी इज एमिटेड आउट। गॉट इट? सो आपके पास आंसर है 3 एंड 5, मतलब बी ऑप्शन, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू 0? क्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का m वैल्यू 0 है? क्लोरीन के 17, पर क्लोराइड में तो 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन करने हैं, राइट। तो अब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर देखेंगे m0 किसका है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर दिए। तो क्या आप ये समझते हो कि यहाँ पे m0 है, ये भी 0 है। 1s के लिए m तो 0 होता ही है। 2p देखो m वैल्यू अगर 0 की कंडीशन रखनी है तो l भी तो 0 होगा ना, l 0, और l अगर 1 है तो वो p सबशेल आता है, l अगर 0 है तो s सबशेल आता है, राइट। ये तो हमें पहले से पता है। अब 2p के अंदर, 2p की बात करें, 2p के अंदर m की 3 वैल्यूज आएंगी, -1, 0 एंड 1।
ये आएंगी कि नहीं? अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 6 बन जाएंगे। अब आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन में से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जिनका m0 है। कैन आई मेक अ स्टेटमेंट देयरफॉर 2p सबशेल हो या 3p सबशेल हो, 2p सबशेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद m इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 0 के कॉन्फ़िगरेशन ये थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन थे क्लोराइड के। तो यहाँ पे m इक्वल टू 0 का कंडीशन जो पुट करना है वो, इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 हैं, s में तो m0 ही होता है, पर 2p के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन का m0 है, यहाँ पे भी 2 का m0 है, यहाँ पे भी 2 का m0 है। देयरफॉर टोटल 10 electrons have m value equal to 0. Total 10 electrons have, we can write they have m is equal to 0 value. Got it? Important question था। हम अगर जल्दी जल्दी में करेंगे तो हमें तो ऐसे लगेगा कि बस s के अंदर m0 है, बट p में भी तो m जो है 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन का 0 है। That is important thing to be noted down. Let's move to the next question now. एक एक क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर का मेन टारगेट था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीखने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। 19th क्वेश्चन, द सबशेल दैट अराइजेज आफ्टर एफ सबशेल इज G। ठीक है, F के बाद जो सबशेल आता है वो G है। Question is asking you what is the total number of orbitals in a shell in which G subshell first occur। किसी शेल में G सबसे पहले जब भी आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखिए आप क्या करोगे, G पहली बार तो 5 में आता है, देखो 1s होता है, 1p नहीं होता, P पहली बार 2p में आता है, D पहली बार D3 के अंदर आता है, F पहली बार 4 में आता है और G पहली बार F5 में आता है। क्वेश्चन ने यही कहा है ना, G सबशेल जब पहली बार आएगा, फर्स्ट जब अकर करेगा वो 5th ऑर्बिट होगा, तो G सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए हम m वैल्यू देखते हैं, m वैल्यू से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिसाइड करते हैं, और number of orbitals is given by m and m is equal to 2l plus 1। ये total m values हैं। तो अब इसका l वैल्यू कितना है, ये 4 होता है। कैसे आया 4 अभी दिखाती हूँ, वैसे हमारा आंसर 9 आ रहा है। l अगर 0 है तो सिंबल s, l1 पे p, l2 पे d, 3 पे f एंड 4 पे g। l वैल्यू अगर 4 आएगी तो सिंबल G होगा, जो कि पहली बार 5th ऑर्बिट में आएगी, तो 5G पहले आएगा, सबसे पहले 5G, फिर 6G, फिर 7G, ऐसे सब आएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा था तो आंसर है 9 ऑर्बिटल्स। कहाँ से रिलेशन लिया, 2l plus 1, m वैल्यू इज गिवन बाय 2l plus 1। गॉट इट? सो ऑप्शंस थी 9, 16, 25, 36, हमारा आंसर है 9। 9 मीन्स ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 20। 20 देखिए, एन एटम हैज 2k, 8l, 13m एंड 2n इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस एटम में निकालो जिसके अंदर ये अरेंजमेंट है। k शेल पहला शेल होता है, ये 1s2, l शेल होता है दूसरे वाला, वो है 2s2, 2p6, m शेल होता है तीसरे नंबर वाला, तो 3s2, 3p6 एंड 3d5। मैंने टोटल 13 कर दिया है, 3s2, 3p6 एंड 3d5, राइट। तो आपके पास कितना हो गया, 8 + 5 13, फिर m हो गया। अब n देखते हैं, n के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, n तो 4th शेल होता है, ये फर्स्ट शेल का सिंबल k, सेकंड का l, थर्ड का m एंड 4th का n, राइट। तो ये अरेंजमेंट्स हमारे को क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
सारे जगह इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिख रहे हैं, पर डी में इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, ऑल 5 ऑफ देम विल बी अनपेयर्ड। D5 तो इस तरीके से बनाया जाता है ना, 1 2 3 4 5 ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन D सबशेल। D में जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं तो ये बना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे क्वेश्चन का आंसर बी। कैसे आ रहा है? K में इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, L में दिए थे और M में और N में हमने सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी। 13 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करना था, तो ये है आपके पास 8 + 5 13। फिर ये हैं 8 इलेक्ट्रॉन, S के 2 और 4s के भी 2। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स दिए थे हमने उनको अरेंज किया, उसके बाद पेयर्ड हैं सारे, बट 3D के अंदर अनपेयर्ड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज 5। P में तो मैक्सिमम 6 आते हैं, D में 5 आते हैं, अकॉर्डिंगली 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। एंड नाउ यू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द ऑर्बिट एंड देन सबशेल। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्बिटल, उनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होते हैं, उनकी स्पिन क्या होती है, और उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए कहाँ से क्वांटम नंबर की वैल्यू लेनी है, क्वांटम नंबर्स के ऊपर कौन सी कंडीशन लगती है, कौन सी परमिटेड वैल्यूज हैं, कौन सी नॉन परमिटेड वैल्यूज हैं, ये सब आपने सीख लिया है। एंड कॉन्फ़िगरेशन यू कैन राइट फॉर मेटल आयन ऑल्सो। किसी भी आयन से जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो बी केयरफुल, जो हाईएस्ट एनर्जी का शेल है उसी का इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है, बाद में लोअर का, पहले हायर एनर्जी का, राइट। तो ये पूरी डिटेल आपने देख ली स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सेम चैप्टर। उसमें आपको ड्यूल नेचर पे भी क्वेश्चन मिलेगा और ऑर्बिटल डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा एंड बोहर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, ट्रांजिशंस के ऊपर, हाई एनर्जी की ट्रांजिशन है या लो एनर्जी, एंड क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन क्वांटम नंबर्स ऑल्सो, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑल्सो, राइट। दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर. Hope you are enjoying the benefits of our lectures and make sure you subscribe to the channel for more videos. Thank you and bye bye. Keep revising.